हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको 12वीं क्लास की इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, दोनों किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब की पहला चैप्टर, जिसे शीत युद्ध का दौर कहते हैं, उसको हमने कुछ वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया और आपको बताने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ इतिहास की पहली बुक, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं, उसके पहले चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां को भी हमने पिछले कई वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया और हमने उसे समझा करके आपको पढ़ाया। इस प्रकार अभी तक हिस्ट्री की एक बुक, एक चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस की एक चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है। इसके बाद दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस की प्रथम किताब की दूसरा टॉपिक, पहले किताब की दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसे भी 2, 3, 4 वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और पहली चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ विकसित करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि धीरे धीरे आपको अपने विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत होती जाए। जैसा कि हमने शीत युद्ध को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया और आप लोगों का जिस प्रकार से रिप्लाई आया, उससे मैं काफ़ी खुश भी हुआ और मुझे मोटिवेशन भी मिला, ताकि मेरे पढ़ाने से अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप अपनी समझ डेवलप करें और साथ ही साथ अच्छे नंबर भी लाने का एग्ज़ाम में प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 जो है, इस चैप्टर 2 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। जो चैप्टर 2 का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। पहला हम लोग पढ़े थे शीत युद्ध का दौर। अब देखिए, इस दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत हमने आपको पीछे ही बताया था कि हम पहले सिलेबस पर अध्ययन करते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सब टॉपिक कहते हैं। जैसे हम इसके बारे में थोड़ा परिचय पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी अंत कैसे हुआ, दो ध्रुवियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसका पतन हुआ, और फिर इसका पतन हुआ तो उसका कारण क्या था, और कारण के बाद अगर पतन हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला। इसको हम लोग परिचय में देखेंगे, फिर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या होती है। सोवियत प्रणाली जो बहुत ही आगे चलकर प्रचलित हुई थी, जिसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से यानी USSR के नाम से जानते हैं, वो क्या था। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन के बारे में पढ़ेंगे। ये मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, वो एक व्यक्ति थे जो रूस में आए थे और इसका नेता बने थे सोवियत संघ प्रणाली का। तो उनके समय में कैसे इसका विघटन हो गया, ये भी देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, आखिर क्या उसके पीछे था, वजह था कि इसका विघटन हो गया। उसके बाद हम विघटन की परिणति देखेंगे, कैसे उसका क्या परिणाम निकला। फिर साम्यवाद शासन के बाद शॉक थेरेपी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, हमेशा ही 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। अगर दोनों मिल जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन, सिंगल आए तो इसको हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला, ये क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे संघर्ष और तनाव के बारे में, और फिर पूर्व साम्यवादी देश और भारत का संबंध कैसा रहा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन सारे सब टॉपिक जो इस बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग भी इस सिलेबस को अंतर्गत समझिएगा। और ये टोटल किताब जो हम पढ़ रहे हैं, टोटल जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये पूर्ण रूप से NCERT के बेस पर आधारित होगा और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। एक आपका कंसेप्ट में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं
सबसे पहला इस बात पर कि इस टॉपिक का नाम जो है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या होता है। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि दो खंभा है और उस दो खंभे में से किसी एक खंभे का पतन हो जाना ही दूसरे अपने आप में पतन हो गया, तो दो ध्रुवीयता अंत हो गया। एक तरह तो एक प्रकार से हम इसे भी समझ सकते हैं। दूसरा अगर हम कहें तो अगर मान लीजिए कोई चीज है और उसके बीच में किसी दीवार को खड़ा कर देने से क्या हो गया, दो चीज का निर्माण हो गया। एक गोलाकार है, अगर उस बीच में हम किसी चीज को अगर रख देते हैं, आगे हम डायग्राम से समझाएंगे इसको, तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें दो भाग हो गया। दो भाग का मतलब है कि एक ध्रुव इधर हो गया और एक ध्रुव इधर हो गया। अब उसमें से जिस दिन हम बीच वाली पिलर हटा देंगे तो क्या होगा, दोनों ध्रुवियों का अंत हो जाएगा और बीच में से हटने के बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ये कहानी पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, तो जर्मनी के बर्लिन के दीवार के ऊपर। और वही बर्लिन का दीवार ही बीच में एक पोलर का काम कर रहा था। जैसे ही उसकी अंत होता है, दोनों जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो होती है एक साथ मिल जाती है, तो इसका एक साथ मिलना ही क्या होता है, अंत हो जाता है। या ये कहिए कि जैसे ही दोनों मिलता है, पूर्वी जो गठबंधन होता है जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, उस सोवियत संघ का धीरे धीरे पतन हो जाता है। सोवियत संघ का पतन ही एक ध्रुव का अंत माना जाता है और वर्चस्व के रूप में अमेरिका का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा कंसेप्ट आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसके परिचय के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान ही, यानी शीत युद्ध का समय चल रहा था 1945 से लेकर के 1991 तक, तो उसी के समय में ही जर्मनी के शहर बर्लिन, यानी जर्मनी की राजधानी भी है वो बर्लिन में 1961 में एक दीवार बना दिया गया। क्या बना दिया गया जी, एक दीवार बना दिया गया। आगे मैं आपको एक डायग्राम पे पहले समझाता हूँ, फिर उसको आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये मान के चलिए कि जर्मनी है और इस जर्मनी में बीच में एक दीवार बनाया गया है। जब ये कब बना है, बर्लिन का दीवार 1961 में बन गया। अब देखिए, ये जर्मनी के ये पश्चिम वाला जो भाग है, ये पूंजीवादी का समर्थक है, यानी अमेरिका के अंडर में आता है। अमेरिका में शामिल है ये पश्चिमी जर्मनी जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है, और इसे हम लोग प्रथम दुनिया कहते हैं। दूसरा जो ये पूर्वी जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी इधर हो गया, पूर्वी जो जर्मनी है, इस पूर्वी जर्मनी की खेमा इधर हो गया। ये जो था समाजवाद का समर्थन कर रहा था और समाजवाद सोवियत संघ के साथ चल रहा था, और ये दूसरी दुनिया के लोग इसे हम लोग मानते थे। ठीक है, अब इस दीवार को किसने गिरा दिया, सवाल ये पूछाता है कि जर्मनी के बर्लिन में के दीवार को किसने गिराया, कि वहां की जनता ने 9 नवंबर 1979 में गिरा दिया। और जैसे ही इसका गिरा वहीं दूसरी दुनिया का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ का समाप्ति हो गई, विघटन हो गया। और उसका विघटन होते ही एक छत्र छाया के रूप में अमेरिका का उदय हुआ और इस प्रकार ध्रुवों का अंत हो गया। तो इस डायग्राम के माध्यम से बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक पश्चिमी जर्मनी है, एक पूर्वी जर्मनी है। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के साथ है जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है, पहली दुनिया माना जाता है। पूर्वी जर्मनी जो है वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा है, यूएसएसआर के साथ है जो दूसरी दुनिया माना जाता है। 1961 में इस दीवार को बनाया गया था जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। आगे चल करके 89 में इसको ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया और वहाँ के लोगों ने गिरा दिया। इस प्रकार दूसरी दुनिया का अंत हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार एक समय में एक चीज का अंत होना ही ध्रुवों का अंत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1961 में एक दीवार बनाया गया जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी शीत युद्ध के समय में चल रहा एक सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन का दीवार, जो कहाँ बनाया गया था, जर्मनी में बनाया गया था। इस दीवार के बनने के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, अर्थात पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने इधर की पूर्वी वाली, यानी जो सोवियत संघ के साथ लोग थे, इनकी जनता ने इसे गिरा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी दुनिया और शीत युद्ध का अंत हो गया। यानी शीत युद्ध का अंत, दूसरी दुनिया का अंत ही क्या था, पूर्वी जर्मनी के दीवार को गिराना था। और शीत युद्ध का अंत हो गया, जिसके बाद अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी अब दो जर्मनी जो था वो एक जर्मनी में बदल गया। और जर्मनी का पूर्वी भाग
और अन्य पूर्वी यूरोप के लगभग 8 देश, जो पूरब की तरफ जितने भी थे, जो सोवियत संघ के साथ जो थे, सभी देश ने अपने यहाँ से एक एक कर साम्यवादी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 1991 तक आते आते सोवियत संघ का अंत हो गया। इस प्रकार इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि दूसरी दुनिया के पतन यानी यूएसएसआर के क्या कारण थे, पतन का कारण क्या था, और जो कारण जब पता चल गया तो उसका परिणाम क्या निकला। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो परिचय के तहत हमने क्या देखा, 3 चीज हम यहाँ देखेंगे। एक कि कैसे सोवियत संघ का पतन हो गया, ठीक है ना, यानी बर्लिन का दीवार का खत्म होना ही सोवियत संघ का पतन माना गया। दूसरा कि उस सोवियत संघ के पतन का कारण क्या था, और कारण जब देख लिया तो उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम तो अमेरिका वर्चस्व के रूप में उभर करके आया ही आया, तो उस हम लोग वर्चस्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हमने आपको इस डायग्राम को भी समझा दिया। इस प्रकार से हमने एक परिचय पढ़ने की कोशिश की। अब अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोवियत प्रणाली क्या थी। यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन हमारे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले बेटा एक चीज याद रखना यहाँ पे समझने से पहले कि सोवियत प्रणाली क्या थी, इसको जानने से बेहतर है कि पहले हम जाने कि इसका उदय कैसे हुआ। जब उदय होगा तब तो समझ में आएगा कि क्या था वो। तो सोवियत संघ का उदय हम देखते हैं सबसे पहले। तो कहा जाता है कि सोवियत संघ का उदय 1917 ईस्वी में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति, यानी 1917 ईस्वी में जो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी में सोवियत संघ के उदय का जड़ छिपा हुआ था, अर्थात समाजवादी क्रांति के बाद हुई थी। यानी 1917 में रूस की क्रांति के बाद ही समाजवादी व्यवस्था के तहत सोवियत संघ का उदय हुआ था। ठीक है, सोवियत समाजवादी व्यवस्था गणराज्य को हम लोग यूएसएसआर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का उदय हुआ। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय पूंजीवादी व्यवस्था, समझ में आ गई कि जो ये सोवियत संघ का उदय हुआ किसके खिलाफ हुआ, तो पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात निजी संपत्ति के विरोध में हुआ था, और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित था। यानी कहने का मतलब कि यह जो एक सिस्टम का जो उदय हुआ था वो पूंजीवाद के खिलाफ था, और एक ऐसा समाज स्थापित करना चाह रहा था जिस समाज में कोई भेदभाव नहीं हो और सबको समान अधिकार की प्राप्ति हो। बात समझ में आ गई? जबकि पूंजीवाद में ऐसा होता नहीं है, वहां भेदभाव होता है। तो समाजवाद एक ऐसे ही समाज की संकल्पना कर रहा था। इसी को हम लोग सोवियत संघ का उदय कहते हैं। अब आई बेटा समझ में कि सोवियत संघ का उदय कब हुआ, तो सोवियत संघ का उदय 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उसके बाद हुआ। यह व्यवस्था जो थी वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इसका उदय हुआ। यह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाह रहा था जो समाजवाद समता मूलक आदर्शों को मानता हो और उसी को लेकर के आगे बढ़ता हो। ऐसी स्थिति में इसका उदय हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि समाजवाद का उदय 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस की क्रांति में हुआ था। यूएसएसआर का उदय क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है कि अब सिस्टम आ रहा है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। अब ये प्रणाली क्या था जी, तो वही चीजें जो यहाँ पे फिर से दोबारा रिपीट होगा। यह प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध, आई बात समझ में? ये प्रणाली क्या थी जी, तो पूंजीवादी व्यवस्था, आपको पता है ना पूंजीवादी अमेरिका में था, तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक ऐसी प्रणाली थी जो समता मूलक समाज पर आधारित थी। समता मूलक समाज का मतलब होता है बेटा एक ऐसा समाज जहाँ पे सबको समान अधिकार मिलता हो। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है 11वीं क्लास में कि समता मूलक समाज का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी को समान अधिकार मिलता हो। अर्थात यह प्रणाली निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर समाज में समानता को स्थापित करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी जी, तो समाज में एक समानता यानी निजी संपत्ति की जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाए और समानता यानी सबको समान अवसर देने को स्थापित करना चाहती थी। और इसके लिए इस प्रणाली के संस्थापकों ने
राज्य तथा पार्टी को महत्व दिया। अब देखिए, जब समाज में समानता को स्थापित करना हो तो वहां पे किसको महत्व दिया गया? पार्टी को और राज्य को। राज्य मतलब देश और एक पार्टी, इन्हीं दो चीजों को वहां पे महत्व दिया गया। इस प्रणाली में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं था। जो सोवियत संघ की प्रणाली जो थी, यहाँ पे विपक्ष नहीं होता था और ना ही इसमें विपक्ष का कोई महत्व था। इस प्रणाली में केवल एक ही पार्टी का महत्व था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अब यही तो प्रणाली का मतलब होता क्या होता है बेटा? सिस्टम। यानी एक सिस्टम में क्या क्या होता था। तो इस सिस्टम में क्या क्या था जी? तो पहला, समतामूलक समाज की बात करना, राज्य और पार्टी को महत्व देना, पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाना, कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व देना एक पार्टी के रूप में, और राज्य को महत्व देना। ये क्या था? इस प्रणाली का पार्ट था। अब कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई, आपने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। उसके बाद पूर्वी जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप जो हिस्सा था, पूर्वी जर्मनी और यूरोप, आपको याद होगा पिछले अध्याय में हमने बताया था, एक डायग्राम बता करके, पीला कलर का, लाल कलर का और ग्रीन कलर का था। जो लाल वाला कलर था वो पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था और साथ ही साथ पूर्वी यूरोप का हिस्सा था। तो वही बता रहा है कि पूर्वी जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप के सभी देश सोवियत संघ में शामिल हो गए। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये सभी देश सोवियत संघ की राजनीति और सामाजिक प्रणाली को अपना लिए। इन्हें ही हम दूसरी दुनिया का देश कहते हैं। आई बात समझ में कि दूसरी दुनिया का देश का मतलब क्या था? तो पहली दुनिया अमेरिका थी, जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी जर्मनी को लेकर के चल रहा था पूंजीवाद को। दूसरी दुनिया का देश सोवियत संघ का था, जो पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप को लेकर चल रहा था, जो एक समतामूलक समाज के स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, जहां पे पूंजीवाद का कोई महत्व नहीं था और राज्य और पार्टी का महत्व अधिक दिया था। और उस पार्टी में एकमात्र पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सोवियत प्रणाली के बाद कि इसकी विशेषताएं क्या थी। सोवियत प्रणाली तो हमने देख लिया। पहला हमने क्या देखा? उदय देखा कि उदय कैसे हुआ जी? तो 1917 में सोवियत संघ का उदय हुआ बोल्शेविक क्रांति के बाद, जिसका मतलब ही था पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाना। प्रणाली क्या थी? तो प्रणाली में कई पॉइंट था। पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, राज्य और पार्टी को महत्व देना, एक पार्टी के रूप में चीजों को रखना, पूर्वी जर्मनी और पूर्वी यूरोप के लोगों को मिला करके एक नई दुनिया तैयार करना, जिसको हम लोग दूसरी दुनिया का नाम दिया और इसी को हम लोग सोवियत प्रणाली का नाम भी देते हैं। अब क्या था कि इसकी विशेषताएं क्या थी? मान लीजिए कोई सोवियत संघ की प्रणाली की स्थापना हो जाती है तो उसकी विशेषता क्या है जी? तो अब कहता है कि विशेषता, कोई ना कोई तो इसकी विशेषता होगा, सिग्निफिकेंस होगा। कह रहा है कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था। आगे बात वही जो चीज हमने पढ़ा यहाँ पे एकत्रित करना है। यानी ये सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता थी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना और एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिस समाज में गरीब और अमीर सबके को समान अवसर मिलता हो। पहला पॉइंट होगा इसकी विशेषता। दूसरा कह रहा है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी एक प्लानिक तरीके से व्यवस्था की गई थी, यानी सबको समान अवसर देने की बात की गई थी, इसलिए हम इसको नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पार्टी के रूप में एक पार्टी का महत्व था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ये इसकी विशेषता थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं थी। यहाँ पे ये बात स्वीकार किया गया था कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा इस प्रणाली में। जो भी देश इसके अंदर हैं उसको न्यूनतम मजदूरी जरूर दी जाएगी, न्यूनतम जीवन की सुविधाएं जो होती है उसको दी जाएगी, भूखा उसको मरने नहीं दिया जाएगा। इसमें किसी को बेरोजगारी नहीं होगी, सबको रोजगार दिया जाएगा। इस व्यवस्था के पास उन्नत संचार प्रणाली व्यवस्था थी, मतलब एक वो था, क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी सिस्टम था, संचार प्रणाली थी, यह पूर्ण रूप से उन्नत थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, इस प्रकार से इसमें यह भी होगा है। अगला कह रहा है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, मतलब जो भी उत्पादन होगा उस पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का। जबकि पूंजीवाद में किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य का नियंत्रण होगा, ये इसकी खास विशेषता थी। इसमें दूसरी बात थी कि यहाँ पे विशाल ऊर्जा संसाधन का होना था, मतलब इन सब एरिया में ऊर्जा का संसाधन था, जैसे लोहा, इस्पात और खनिज। यातायात साधनों का पर्याप्त सुविधा थी, इसकी एक विशेषता की कि यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया था।
और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका की रही होगी। तो इस प्रकार से बेटा टोटल हमने 11 पॉइंट्स इसमें दिए जो कि सोवियत प्रणाली की सबसे विशेषता मानी जाती है। इसमें से आप कम से कम 8-10 तो टॉपिक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता को बताइए। अब देखिए, इतनी अच्छी विशेषता होने के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होगी। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति अच्छा होता है उसमें थोड़ी बहुत बुराइयां भी तो होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कमियां भी थी। तो कह रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर सोवियत संघ में कुछ कमियां भी नजर आने लगी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था तो थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां भी थी, और उसी कमियों ने क्या कर दिया, सोवियत संघ के विघटन का रास्ता खोल दिया। क्या कमी थी जी? पहली कमी, फर्स्ट, सोवियत प्रणाली पर धीरे धीरे नौकरशाही का दबदबा बढ़ने लगा था। अब बात समझ में आ गई। नौकरशाही तो आपको नया एक शब्द मिला, हालांकि ये आपके लिए नया नहीं है, आपने 11वीं क्लास के पॉलिटी में पढ़ा है, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि वहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था क्या होती है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हमारे IAS अधिकारी लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको हम लोग नौकरशाही कहते हैं। उनका इसमें दबदबा था। इस प्रणाली में किसका दबदबा था जी? नौकरशाही था। आम पब्लिक का कोई दबदबा नहीं था। पहली चीज। दूसरा चीज कि नागरिकों का जीवन कठिन होने लगा। पहले तो आसान था, बाद में चल करके धीरे धीरे कठिन होने लगा, जिसमें लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में नजर आने लगी। अब देखिए, जैसे जैसे लोगों का जीवन कठिन होगा तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर होता चला जाएगा। अब जब लोकतंत्र कमजोर होगा तो अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को रखने की आजादी कम मिलने लगेगी। तो इस प्रकार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा होने लगा। वैसे भी इस संगठन का या इस प्रणाली का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या था? यहाँ पे विपक्ष नहीं था। और आप बताइए ना कि लोकतंत्र में जब विपक्ष ही ना हो तो फिर लोकतंत्र का महत्व क्या होता है बेटा? लोकतंत्र में हमेशा एक विपक्ष होता है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार चलाती है सरकार, तो उसकी कमियों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? विपक्ष ही करता है। क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि सरकार हमेशा ही पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है, पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कमियां होती हैं। और उस कमियों को दिखाने वाला कौन होता है? उस कमियों को दिखाने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला विपक्ष होता है। और इस प्रणाली में तो विपक्ष का कोई महत्व ही नहीं था। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति पर खतरा मंडरा रहा था। ये एक यहाँ पे कमी थी। पहली चीज तो नौकरशाही की दबदबा, दूसरा ये कमी। तीसरा कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, एकमात्र पार्टी। जब तक 2, 3, 4, 5 पार्टियां ना हो तो फिर एक दूसरे की शिकायतें कैसे की जाएगी? लेकिन यहाँ पर तो केवल एक पार्टी थी, ये एक कमी थी। अगला कमी क्या था इसमें? अगला कमी था कि सोवियत प्रणाली में कुल 15 सदस्य देश थे। कितने थे जी? 15। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कितने सदस्य थे? 15। और इनमें से रूस भी एक था, 15 में एक शामिल रूस भी था। और रूस का इस प्रणाली में ज्यादा दबदबा था, यानी रूस का महत्व ज्यादा था इस प्रणाली में। ठीक है, तो एक कमी ये थी। सबको समान मिलना चाहिए ना भाई, सभी लोग जब एक ही अंग हैं, एक ही साथ काम करने वाले लोग हैं, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसमें भेदभाव क्यों? लेकिन सोवियत संघ को ज्यादा सोवियत संघ को ज्यादा ही अधिकार मिला था। अगला कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का रूस को छोड़कर अन्य देशों की उपेक्षा तथा नजरअंदाज किया जाने लगा। अब देखिए, जो पार्टी थी वो जो भी काम करती थी वो रूस के आधार चलती थी, रूस के बात को फॉलो करती थी, रूस को समझती थी, और अन्य देशों को क्या किया जाने लगा? अपेक्षाएं नजरअंदाज की जाने लगी। ये कमी होने लगी। सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में अमेरिका से पीछे था। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी था, जो टेक्नोलॉजी था, जो बेसिक जो ढांचा था, ये यहाँ का डेवलप नहीं था। हाँ, उन्नत प्रणाली जरूर थी, यातायात का साधन बेहतर था, लेकिन टेक्नोलॉजी कमजोर थी। और हालांकि हमेशा ही सोवियत संघ ने अपने आप को अमेरिका के समकक्ष बताया, और ये भी बताया कि हम उसके बराबर हैं और उससे बेहतर कर रहे हैं, और तब जाकर के जनता के लोगों का विश्वास बना रहा। लेकिन जनता से ये झूठ बोल रहे थे कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी स्थिति खराब होती जा रही थी। और एक दिन जब इन्हें ये पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया? सोवियत संघ का साथ छोड़ दिया, और नतीजा हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। झूठ बोलने का नतीजा निकला। अब वही कह रहा है कि अमेरिका से पीछे थे ये लोग। धीरे धीरे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अब कमजोर होने लगी, क्योंकि इसने सारा पैसा कहाँ पे लगाना शुरू कर दिया? इसने हथियारों पे लगाना शुरू कर दिया। आम पब्लिक का ध्यान कम कर दिया, लोगों का नजरअंदाज होने लगा।
कमज़ोर होने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1970 के दशक तक आते आते व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई और एक समय ऐसा आया कि ये इसका पतन हो गया। किसका पतन हो गया? सोवियत संघ का पतन हो गया। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 चीज़ें बताने का प्रयास किया। आज पहली वीडियो है ये, थोड़ी सी पहले हम लोग विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, समझ को डेवलप करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे आराम से पढ़ने का शुरू करेंगे। इसमें हमने परिचय देखा, परिचय को हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया। फिर हमने देखा कि सोवियत प्रणाली क्या थी सोवियत प्रणाली क्या थी, इसका उदय कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसकी कमियां क्या थी। अब हम लोग अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हो जाता है। कमियां तो दिख गया हमें, जब कमियां उजागर होगी तो उसका पतन भी होगा। तो कैसे पतन हुआ, क्या मिखाइल गोर्बाचोव ने बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, इसको समझने के लिए आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि अगर आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका विषय वस्तु आसान आपके लिए होने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।